हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा विस्तृत रूप से होगी। 16 महाजनपद की उत्पत्ति कैसे होती है और इसका क्या बैकग्राउंड होता है, क्या इसकी पृष्ठभूमि होती है, इस सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि वैदिक पीरियड से जो जन्म था, यानी कि कबीला प्रथा, वह उत्तर वैदिक पीरियड में जैसे जनपद हुआ, फिर उसके बाद महाजनपद में कन्वर्ट होते हैं। ये सब क्या, कैसे इसकी कहानी होती है, क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महाजनपदों की चर्चा। सबसे पहले यहाँ पर है कि कौन सी वो ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। तो आप इसमें देखेंगे कि यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसको हम लोग कहेंगे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। कितने? तो 16 महाजनपद की चर्चा है। एक और ग्रंथ जो है जैन ग्रंथ, जिसमें हम लोग शामिल करते हैं जैन ग्रंथ में, जैसे है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, और इस भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद की चर्चा है। यह दो महाग्रंथ जो है, एक बौद्ध और एक जैन, ये तो इसमें तो हमेशा सारी चीज़ की जानकारी तो मिलती ही रहती है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। उसके अलावे अगर देखा जाए तो पाणिनि की पुस्तक, एक पाणिनि की पुस्तक है, इसको हम लोग जानते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी में भी महाजनपदों की चर्चा है। अब सवाल उठता है कि महाजनपदों की चर्चा है तो इसमें हमने तो बताया 16 महाजनपद की चर्चा है, इसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में, लेकिन पाणिनि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी, इसमें कितनी चर्चा है महाजनपदों की? तो इसमें आपको 40 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, इसमें 40। अब सवाल उठता है कि यह 40 कितने, मतलब कि 40 यहाँ जो महाजनपद की जानकारी है, इससे, इस फैक्ट से तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन इसमें भी जिस 16 महाजनपद है उनकी भी चर्चा इसमें अष्टाध्यायी में भी है, 16 महाजनपद की चर्चा। लेकिन इसमें कुछ अलग भी कुछ महाजनपद थे, उनकी चर्चा यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो 16 से अधिक है वह अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इसकी चर्चा नहीं है। ठीक है, तो इस 16 महाजनपद की चर्चा जो कहा जाएगा, तो इसके एविडेंस यानी कि साक्ष्य कितने होते हैं? इसके साक्ष्य 3 हैं। पहला बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, और तीसरा पाणिनि की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है। इन सब में महाजनपदों की चर्चा मिलती है। ठीक, हमारा 3 फैक्ट मिला, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीटी के पर्पज से देखा जाए तो। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो उदय के कारण, यानी कि ये जो 16 महाजनपद हैं इनके कैसे उदय होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एंशिएंट पीरियड में अगर हम लोग देखें तो वैदिक पीरियड में अगर 2 पार्ट उसका देखा जाए तो एक है ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा है क्या? उत्तर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में देखा जाए तो यह जो आपका जो महाजनपद अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह पहले क्या था? ये भी उस समय कबीला प्रथा के तहत क्या था? एक जन थे, जन कहे जाते थे इनको, और उस तरह से ये इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, इनको रख रखाव के लिए, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखने के लिए इनके पास न किसी तरह का राजकोष होता था, न किसी तरह का धन यहाँ पर होता था, किसी तरह का फंड भी नहीं होता था। तो स्वेच्छा से लोग उनको एक भाग देता था, यानी कि बलि देता था, बलि प्रथा एक था। ठीक है, स्वेच्छा से वहाँ पर कुछ लोगों दे देते थे, जिससे यहाँ पर देखा जाए तो वह जो जन था वो काफ़ी रूप से प्रभावशाली नहीं था। ठीक, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उत्तर वैदिक पीरियड हम लोग आते हैं, उत्तर वैदिक पीरियड में आते हैं, उत्तर वैदिक पीरियड मतलब यानी कि 1000 BC से 600 BC तक आते हैं। तो इसमें देखा जाए तो यही जो जन कबीला था, एक जन था, यह थोड़े मतलब कि कई जन यहाँ पर मिलकर जनपद में कन्वर्ट होने लगते हैं, और यही धीरे धीरे जनपद बढ़कर यानी कि कई जनपद जब मिलते हैं तो यहाँ पर महाजनपद में कन्वर्ट होते हैं। तो इसके उदय के कारण अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक पीरियड यानी कि 600 BC के आसपास, जिसमें धार्मिक क्रांति भी होता है, और इस धार्मिक क्रांति में भी देखा जाए तो इसमें मतलब कि एक द्वितीय नगरीकरण की भी प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस समय देखा जाए तो 600 BC के आसपास आते आते यानी कि कृषि के क्षेत्र में 2 बहुत बड़े एक चीज़ का आविष्कार, यहाँ 2 बड़े चीज़ का यहाँ प्रयोग होता है, यानी कि नवीनतम तकनीकी का प्रयोग। कृषि के क्षेत्र में क्या होगा? नवीनतम तकनीकी का प्रयोग हो रहा है, और उसके बाद देखा जाए तो लोहे का प्रयोग भी है यहाँ पर। ठीक, लोहे यानी कि जिस भूमि को, यानी कि जिस खेतों को, भूमि को जोतने के लिए उस समय
में लकड़ी का फाल होता था, ठीक है, लोहे की वहाँ पर फाल नहीं होती थी। तो अब यहाँ लोहे का आविष्कार से क्या हुआ कि भूमि को जोतने के लिए अब यहाँ लोहे का फाल का प्रयोग होने लगा। जब लोहे का फाल का प्रयोग यहाँ पर होने लगा तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, यानी कि भूमि को गहराई से जुताई संभव हुई। और यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा टॉपिक में ही है कि भूमि की गहराई से जुताई संभव हो गई। जब भूमि की गहराई से जुताई संभव हुई तो फिर क्या हुआ, भूमि उपजाऊ होने लगा। और भूमि जब उपजाऊ हुआ तो फिर उसके बाद देखा जाए तो अधिशेष यानी कि सरप्लस उत्पादन शुरू हुआ, यानी कि जरूरत से ज़्यादा वहाँ पर क्या हो गया, उत्पादन शुरू हो गया। और जब भी देखा जाए तो किसी के पास भी जब जरूरत से ज़्यादा उत्पादन शुरू होता है, यानी कि उसके परिवार के खाने पीने के लिए, यानी कि देखा जाए तो यानी कि एक अन्न का भंडार काफ़ी होने लगता है, तो फिर वह व्यक्ति क्या करता है, अपना समय यानी कि कृषि कार्य को छोड़कर गैर कृषि कार्य में भी ध्यान देने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसके परिवार को भरण पोषण करने के लिए वहाँ पर अधिशेष सरप्लस वहाँ पर है, अन्न की भंडार है, ठीक है। तो जब ऐसे हुआ, अधिशेष वहाँ पर बचने लगा, तो लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि धीरे धीरे गैर कृषि कार्य में यहाँ पर अपना योगदान देने लगे। जैसे बढ़ईगिरी हो गई, फिर से कुम्हारी हो गई, फिर से जैसे शिल्प उद्योग हो गए। और इसमें आप देखेंगे कि लौह कर्म भी यहाँ पर होने लगा, लोहा से बहुत सारे सामान बनाए जाने लगे, हथियार भी बनाए जाने लगे, लोहा के जैसे फाल का प्रयोग हमें लोगों ने अभी देखा, तो ये सारे यहाँ पर कार्य होने लगे, ठीक है। बहुत सारा ढेर सारी चीज़ों का यहाँ पर उत्पादन होने लगा शिल्प कला के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जब इतनी सारे सामानों का उत्पादन होने लगा तो उसमें क्या फिर प्रोसेस हो गया, यानी कि उन सामानों को बेचने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, ठीक है, परिवहन साधन से लेकर यानी कि क्या बाजार की भी आवश्यकता पड़ी। तो अगले पॉइंट में हम लोग का यही है कि बाजार की आवश्यकता, यानी कि इन सामानों की बिक्री के लिए, ठीक है, बाजार की आवश्यकता पड़ी। और बाजार की आवश्यकता बढ़ी तो फिर बाजार जब जैसे ही यहाँ पर बनने लगते हैं, यानी कि बाजार की निर्माण होने लगता है सामानों को बेचने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, व्यापार वाणिज्य की ओर अग्रसर होने लगता है समाज, ठीक है। तो जब व्यापार वाणिज्य की ओर वहाँ पर अग्रसर होने लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर जब व्यापार होने लगते हैं तो फिर समाज में क्या होगा, यानी कि वहाँ पर काफ़ी धन इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि सारे लोग क्या हो जाएंगे, वहाँ पर समाज जो है समृद्ध हो जाएगा। जब समाज समृद्ध हो जाएगा तो फिर एक नया एक उद्देश्य वहाँ पर मिलेगा उनको काम करने के लिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर साम्राज्य भी क्या है, समृद्ध है। उसके बाद यह जो गाँव था, छोटा छोटा गाँव जो था, ठीक है, यह क्या हो गए, उपनगर में कन्वर्ट होने लगे। यहाँ पर दो तकनीकी की वजह से, लोहे का प्रयोग और यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि कृषि कार्य में तकनीकी के प्रयोग से, ठीक है, यहाँ पर अधिशेष जो होने लगा यहाँ पर उत्पादन, तो उसके बाद ये गांव क्या हो गए, यानी कि उपनगर में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। छोटा छोटा बाजार यहाँ पर बदलने लगा जो उपनगर में कन्वर्ट होने लगे। और धीरे धीरे यही उपनगर जो है या क्या हो गया, नगर में कन्वर्ट होने लगा, नगर, ठीक है, टाउन वहाँ पर बनने लगे, नगर बनने लगे, यानी नगर में परिवर्तित होने लगे। और जब नगर वहाँ पर बनने लगे तो सोचिए, एक नगर में अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पर अपने सामानों को बिक्री करने के लिए, तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए, वहाँ पर विश्राम करने के लिए सारी चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इतने बड़ी लेवल पर, यानी कि बड़ी संख्या में जो लोग वहाँ जा रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ की व्यवस्था करने के लिए क्या वहाँ पर एक प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वो नगर जो है वहाँ पर वह राजधानियों के रूप में कन्वर्ट होने लगी, यानी कि परिवर्तित होने लगी। और नगर क्या हो गया, राजधानी बनने लगे। कोई नगर जो था शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकसित हुआ, तो कोई व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी विकसित हुआ। और धीरे धीरे देखा जाए तो उसी नगर में क्या हुआ, राजधानियाँ बनने लगी, यानी कि वहाँ पर प्रशासनिक की कार्रवाई वहाँ से होने लगी, लोगों की सारी जो है सुविधाएँ वहाँ पर दी जाने लगी। और इस तरह से देखा जाए तो अब प्रजा, यानी कि ये सारी जो व्यवस्था यहाँ पर हो गई, यानी कि लोगों के पास काफ़ी जो धन इकट्ठा होने लगे, तो अब प्रजा जो है इस पीरियड का, इस समय का, उनके द्वारा क्या होगा, यानी कि धन, यानी कि कर देना संभव हो गया, यानी कि लोग यहाँ पर कर देने में सक्षम हो गए राजा को, वहाँ के जो शासक होते थे, ठीक है। भारी मात्रा में अब अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण होने लगा, यानी कि अब राजा के पास क्या, महाजनपद जो थे वहाँ पर अब उनके पास क्या अस्त्र का निर्माण होने लगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इस पीरियड में लोहे का आविष्कार हो चुका है। जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो अस्त्र की मात्रा वहाँ पर बहुत कम थी, नाम मात्रा में थी, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को सुरक्षा, वहाँ पर सुरक्षा का दायित्व उनके पास आया, तो यहाँ पर क्या अस्त्र क्या, यानी कि सेना रखने के लिए अस्त्र की जरूरत पड़ने लगी। और इस तरह से देखा जाए तो अब लोग भी क्या, प्रजा भी वहाँ पर क्या, वह प्रजा के द्वारा वहाँ पर कर देना भी संभव हो गया था। अब लोगों, यानी कि जो महाजनपद थे उनके पास क्या,
अब हो गया कि वहाँ एक बहुत एक उनका मतलब एक राजकोष भी क्या, एक राजकोष के रूप में देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी धन इकट्ठा होने लगा। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो जन थे, ठीक है, यह जनपद में कन्वर्ट हुए, कई यहाँ पर जन मिलकर जनपद में बने, और कई जब जनपद आपस में कन्वर्ट होकर, ठीक है, जब महाजनपद में बनते हैं तो इस तरह से 16 महाजनपद की चर्चा होती है और यही इनकी विकास का प्रोसेस होता है। ठीक है, व्यापारिक नगर जो थे वो राजधानियों में कन्वर्ट होने लगी, बदलने लगी, ये सारी बात हम लोग अभी चर्चा किए हैं। और उसके बाद यह जो जन था उत्तर वैदिक पीरियड के पहले, यानी कि देखा जाए तो ऋग वैदिक पीरियड में भी खास करके कुछ समय तक आपका उत्तर वैदिक पीरियड भी आता है। और ये लोग जन काफ़ी मिलकर, कई जन मिलकर यहाँ पर जनपद में बदलने लगे, परिवर्तित होने लगे, और यही जनपद जो है कई मिलकर यहाँ पर क्या महाजनपद का निर्माण करने लगते हैं। और इस तरह से 16 महाजनपद की चर्चा होती है। हमारे जो एविडेंस तो थे, साक्ष्य जो थे, 3 ग्रंथों में 16 महाजनपद की चर्चा होती है। ठीक, 3 ग्रंथ कौन कौन थे? एक बौद्ध ग्रंथ था जिसको हम लोग अंगुत्तर निकाय कहते हैं, और दूसरा क्या था? जैन धर्म था जिसको हम लोग भगवती सूत्र कहते हैं, और एक था पाणिनि का अष्टाध्यायी जिसमें 40 महाजनपदों की चर्चा होती है। और इस तरह से इसकी चर्चा आपका जन से जनपद और जनपद से महाजनपद में होती है। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो ये तो आपका हो गया प्रोसेस की महाजनपद कैसे बने। ठीक, ये हुआ। और उसके बाद जितने भी 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपद की चर्चा हम लोग काफ़ी विस्तृत से करेंगे। 16 महाजनपद की चर्चा इस रूप में करेंगे जैसे उनकी राजधानियाँ कहाँ थी, राजधानी जहाँ भी थी तो उस राजधानी में क्या, किस लिए वह इम्पोर्टेंट था, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में था, उस शिक्षा के क्षेत्र में अगर है तो कौन कौन से हैं, या व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में है तो वह किस लिए है, किस कारण से है, कैसे है, ठीक है, किस लिए उसका प्रसिद्ध नाम आता है। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक अंग महाजनपद है, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि सारे महाजनपद की शासक, राजधानी, उसकी वर्तमान स्थिति, जो भी राजधानियाँ हैं वो बहुत पुराने नाम था उसका, अब कुछ कुछ राजधानियों का नाम अभी जो परिवर्तित हो चुके हैं वर्तमान में, तो वो वर्तमान स्थिति भी उसका देखना होगा। फिर इसके अलावा हम लोग ये भी करेंगे कि जैसे हर एक महाजनपद की एक अलग अलग कहानी है, यानी कि किस महाजनपद की संबंध किस दूसरे महाजनपद से है, ठीक है, वहाँ के दोनों शासक के बीच में क्या होता है, ठीक है, कैसा संबंध रहता है, ठीक है, तो मित्रता की संबंध होती है कि युद्ध का संबंध होता है या वैवाहिक संबंध होते हैं, ये सारे चीज़ की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से पहला महाजनपद जो है हमारा अंग महाजनपद, और इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, अंग महाजनपद के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इसकी राजधानी जो थी इसकी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक, यानी कि यह चंपा जो थी एक व्यापारिक नगरी थी, व्यापारिक नगरी। अंग महाजनपद की राजधानी जो चंपा है यह क्या था? यहाँ एक व्यापारिक नगरी, बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य यहाँ पर होता था। ठीक है, और यह उस समय देखा जाए तो शुरुआती तौर में, यानी कि मगध का उत्कर्ष के पहले अगर देखा जाए तो अंग भी यानी कि बहुत सारे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। ठीक, अगर इसकी वर्तमान स्थिति देखा जाए, अंग का वर्तमान स्थिति देखा जाए, जैसे यहाँ पर है वर्तमान स्थिति का टॉपिक है, यहाँ पर भी है, जैसे तो क्या है? बिहार में है। और अगर आपके कहा जाए कि आपसे कि यह बिहार में किस क्षेत्र में है, तो इसमें भागलपुर और एक आता है मुंगेर और भागलपुर, 2 यहाँ जिला है जिस जिला में इसकी वर्तमान स्थिति है। और यही भागलपुर और मुंगेर पहले क्या कहलाता था? चंपा कहलाता था, जो कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, व्यापारिक नगरी थी। ठीक, यानी कि 2 चीज हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि राजधानी कहाँ थी? चंपा। और चंपा जो थी तो किस लिए प्रसिद्ध थी चंपा? तो व्यापारिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य होता था। और अंग महाजनपद के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह काफ़ी समृद्ध भी महाजनपद था। ठीक, और यहाँ की वर्तमान स्थिति बिहार, भागलपुर, मुंगेर है। अब यहाँ का एक चीज़ और है कि शासक, जब इतने शक्तिशाली यहाँ के यह महाजनपद था तो फिर यहाँ का शासक कौन था? तो शासक के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर ब्रह्मदत्त नाम का एक शासक थे, जैसे इनका नाम आएगा ब्रह्मदत्त नाम का एक शासक थे यहाँ पर। ठीक है, उस कालीन में। और उसके बाद देखा जाए तो फिर महाजनपदों में कहाँ, अब दूसरी बात आता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कर देता है कि 16 महाजनपदों में दक्षिण छोर पर
यानी कि सबसे दक्षिण भाग में कौन सा महाजनपद था। कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि 16 महाजनपदों में से उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर कौन था। ठीक है, तो ये सारी चीज की चर्चा हम लोग करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन एक संभावना बन सकती है कि 16 महाजनपदों में से कौन सी महाजनपद जो है वह सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में थी, पूर्व क्षेत्र में। ठीक है, तो यही था अंग महाजनपद, यानी कि महाजनपदों में कहाँ, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में। यानी कि यह जो था महाजनपदों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी स्थिति थी। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व साइड में कौन सा था, तो अंग महाजनपद था। ठीक, अब एक चीज और आता है, यहाँ पर एक कर्ण है। महाभारत काल में आप देखे होंगे कर्ण महादानी, कर्ण के बारे में आप सुने होंगे। कर्ण महादानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका परम मित्र कौन था, यानी कि दुर्योधन। दुर्योधन ने अपनी मित्रता को बहुत प्रगाढ़ करने के लिए, ठीक है, और बहुत अच्छा वहाँ मतलब कि संबंध बनाने के लिए, मित्रता की संबंध अच्छी तरह से वहाँ पर बनाने के लिए क्या किया कि उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने यानी कि ये अंग जनपद जो महाजनपद था, ठीक है, इस अंग महाजनपद की चर्चा महाभारत काल में आती है और कहा गया है कि दुर्योधन ने अंग क्षेत्र को किसको दिया था, कर्ण को दिया था, अपने मित्र परम मित्र एक कर्ण को दिया था। कर्ण के बारे में चर्चा आती है, यह महाभारत काल से रिलेटेड है। महाभारत काल में इनकी चर्चा आती है कर्ण की, और इन्हीं को यह अंग नामक क्षेत्र मिला हुआ था। ठीक है, जहाँ के शासक कहे जाते थे कौन, कर्ण, जो महाभारत में इनकी चर्चा आती है। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो अन्य महाजनपदों से संबंध, यानी कि अब यह जो अंग महाजनपद है बाकी 16 महाजनपदों में से किसके साथ इसका संबंध रहा है, तो देखा जाए तो किसी के साथ संबंध इसका विशेष रूप से तो नहीं मिलता है, लेकिन एक संबंध आपको यहाँ पर मिलेगा युद्ध के क्षेत्र में। यानी कि देखा जाए तो इस अंग महाजनपद के द्वारा, यानी कि इसमें देखा जाए तो इसमें एक मगध महाजनपद के प्रथम वंश, यानी कि हर्यक वंश का पहला शासक कौन थे, बिंबिसार थे। यानी कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन थे, बिंबिसार ने अपने शासन काल में, जब वह मगध का शासक था, ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना करके वहां पर शासन कर रहे थे, ठीक है, बिंबिसार, तो उस समय में क्या कहा जाता है कि अंग महाजनपद के से इनका संबंध कैसा था, तो इस तरह का देखा जाए तो ना तो यहाँ पर वैवाहिक संबंध था किसी तरह का और ना ही मित्रता का संबंध था। यहाँ पर बिंबिसार ने युद्ध द्वारा, यानी कि युद्ध अभियान के द्वारा अंग को अपने साम्राज्य में क्या किया, शामिल कर लिया, मिला लिया, उसको पराजित करके अंग के शासक जो है ब्रह्मदत्त को पराजित करके, यानी कि ब्रह्मदत्त और मगध के शासक यानी कि बिंबिसार दोनों क्या है, समकालीन है, और बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके उस अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और ये भी कहा जाता है कि अंग को पराजित करने वाला कौन सा शासक था, तो मगध नरेश यानी कि बिंबिसार। और ये भी आता है कि बिंबिसार जो है वो बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक है। ठीक है, यानी कि अपने मगध साम्राज्य को फैलाने के लिए, ठीक है, हर तरह की कूटनीति वो चलते थे, यानी कि किसी जनपद के द्वारा, महाजनपद के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित करना। बहुत सारे ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हैं, और हो सके अगर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो रहा है तो मित्रता के द्वारा भी वहाँ पर संबंध वहाँ पर सुधारने की बात होती थी, उसको जीतने की बात होती थी, अपने साम्राज्य में मिलाने की बात होती थी। ऐसे तो यहाँ पर महाजनपद आते हैं जहाँ पर बिंबिसार का मित्रवत संबंध था। ठीक है, और उसके बाद ये भी आता है कि 3 यहाँ पर महाजनपद आएंगे जो बिंबिसार के साथ यहाँ पर वैवाहिक संबंध के द्वारा उसको अपने साम्राज्य में शामिल किया हुआ था। ठीक है, तो ये बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि ये काफी ही क्या थे, साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो पहला इसमें हम लोग चर्चा किया, राजधानी कहाँ है, वर्तमान स्थिति कहाँ है, शासक कौन है, ब्रह्मदत्त, महाजनपदों में कहाँ है, पूर्वोत्तर है, कर्ण की चर्चा क्यों होती है, अंग से रिलेटेड, क्योंकि महाभारत काल में आप जानते हैं दुर्योधन ने क्या किया था, इनको मित्रता घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए इसको क्या किया था, कर्ण को, यानी कि इस अंग क्षेत्र को इसको दे दिया था। ठीक है, अन्य महाजनपदों से इसका क्या संबंध है, तो सिर्फ एक ही महाजनपद से इसका संबंध आता है, मगध से, और वो भी क्या, युद्ध क्षेत्र के द्वारा इसको मगध साम्राज्य का पहला वंश यानी कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने युद्ध अभियान के द्वारा इस अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक, उसके बाद कहा जाता है कि अंग को किसने पराजित किया। ठीक, अंग को पराजित करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, बिंबिसार। ये कभी नहीं भूला जा सकता है, बिंबिसार जो था अंग को पराजित किया। अंग को पराजित करने के बाद अब देखा जाता है कि बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को, ठीक है,
अपने पुत्र अजातशत्रु को इस अंग का क्या बनाया था, शासक बनाया था, वहां का गवर्नर बनाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार के समय अजातशत्रु कहाँ का शासक था, तो अंग का शासक था। ठीक है, तो ये सारे डिटेल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, यानी कि अंग महाजनपद के बारे में देखा जाए तो 1 2 3 यानी कि 5 7 यहाँ पर इसके फैक्ट हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना होगा। तो इसी तरह का इंटरेस्टेड हम लोग का जो और भी महाजनपद के बारे में है, इसी तरह का इंटरेस्टेड फैक्ट हम लोग और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंग महाजनपद के बारे में हो गई, तो अभी बच जाता है कितना, 15 महाजनपद। ठीक है, तो पहला के बारे में इतनी चर्चा। उसके बाद और भी आगे की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और भी सारे वीडियो को, यानी कि अंग महाजनपद के अलावा बहुत सारे महाजनपद हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसके ऐप को डाउनलोड करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।